अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में हम फ्रेसेस को पढ़ेंगे। फ्रेसेस जो है बेसिकली हमारे मुरक्कब नाक़िस जो हैं उनमें आते हैं। तो आज पहले थोड़ा सा मैप की तरफ मैं रेफ़र कर दूं कि हम किस पोजीशन पे हैं वहाँ पे, जो आज हम डिस्कस करने जाएंगे। तो मैप को जो है फिर से जहन नशीन कर लें कि अरबी में कोई भी ज़बान जो है वो किसी भी ज़बान में, बल्कि कोई भी चीज़ जब आप अदा करते हैं तो उसको लफ्ज़ बोलते हैं। लफ्ज़ बेसिकली आपकी ज़बान से जो चीज़ अदा होती है, लिटरल मीनिंग में कहते हैं कि फेंकना। आपकी ज़बान जो भी चीज़ बाहर फेंकती है वो लफ्ज़ है। और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसको दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक मुहमिल है जिसमें कोई मीनिंग नहीं होता है, ये मीनिंगलेस होते हैं, ये ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनके साथ कोई मतलब एसोसिएटेड नहीं होता, आपके जहन में वो मतलब मौजूद, उसकी कोई शबीह नहीं आती। मिसाल के तौर पे पेप्सी की, जैसे मैंने लास्ट टाइम मिसाल दी थी कि उसकी इन्वेंशन से पहले अगर कोई आपको पेप्सी बोलता है तो आपके जहन में कोई वर्ड नहीं आता, कोई शबीह नहीं आती, कोई इमेज नहीं आती। तो वो उस वक्त वो लफ्ज़ मुहमिल था, मीनिंगलेस था, लेकिन ये लैंग्वेज के अंदर क्वाइन हुआ है और अब वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो वर्ड मौजूद है पेप्सी। जब पेप्सी बोलेंगे तो आपके जहन में एक ड्रिंक, एक मशरूब जो है उसका इमेज आता है। दूसरी कैटेगरी इसमें मौजू थी, मौजू जो कि मीनिंगफुल है, और मीनिंगफुल को हमने पढ़ा था कि उसके अंदर भी फर्दर डिवीज़न थी, जिसमें हम मुफरद या कलिमा बोलते थे उसे। और उसके अंदर फिर हमने और डिवीजन्स पढ़ी थी कि जिसमें इस्म, फ़ेल और हर्फ। और मैंने आपको ये चीज़ ही बताई थी कि कुरान पाक में जितने भी अल्फाज मौजूद हैं वो इन तीन में से कोई एक है, या तो वो इस्म होगा, या फ़ेल होगा, या हर्फ होगा, और हमें उन्हें पहचानना है। और उसके बाद अगर इस्म है तो आगे वाले जो भी लफ्ज़ उसके साथ मौजूद है, आगे या पीछे, अगर वो इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है, तो हमें फिर ये पहचानना होता है कि ये उसके साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है या उसका ताल्लुक़ क्या है। तो ये जो इल्म है ये हमें मुरक्कबात में पता चलता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ कि मुफरद या कलिमा जो है ये बेसिकली क्या है, हम कहेंगे इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद सर्फ। इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद सर्फ, और इट इज़ द सब्जेक्ट एरिया दैट डील्स विद सर्फ। जबकि मुरक्कब या मुरक्कबात जो है, it is the subject area that deals with formation of sentence, or in other word, it is the subject. It is a subject area that deals with the ilm nahv, science of nahv. So basically, nahv is the formation of the sentences. तो मुरक्कबात में बेसिकली दो कैटेगरीज यहाँ पे हमें दिख रही हैं। इस मैप में यहाँ पे मुफीद और गैर मुफीद लिखा हुआ है। आप इसको, मुफीद को आप कह सकते हैं कि ये मुरक्कब ताम है। ठीक है, हमने ये टर्म पढ़ी थी, ये दोनों टर्म है, आप इनको ध्यान में रखें, मुरक्कब ताम। और गैर मुफीद जो है ये मुरक्कब नाकिस। ठीक है जी, तो गैर मुफीद मुरक्कब नाकिस है, मुफीद जो है मुरक्कब ताम है। इंग्लिश में आप इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो आप कह सकते हैं मुफीद जो है ये बेनिफिशियल सेंटेंस है, और गैर मुफीद नॉन बेनिफिशियल है, इसको फ्रेज भी कहते हैं। और उसकी मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस पहले कर चुके हैं कि मुफीद जो है वो है कि whereupon when a speaker take a silence, the sentence is complete and it is beneficial, तब आप उसको मुरक्कब ताम में शुमार करते हैं, वरना वो मुरक्कब नाकिस ही रहते हैं। इंशाल्लाह आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे फ्रेसेस के हवाले से, मुरक्कब नाकिस के हवाले से। तो बेसिकली मुरक्कब के अंदर होता क्या है, जो कि गैर मुफीद है, जो फ्रेसेस हैं, कि आप मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं
वर्ड्स को जोड़ते हैं और उनके दरमियान जो है एक मीनिंग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों हो सकते हैं। फ्रेसेस में अक्सर इस तरह चीज़ें जुड़ती हैं कि जुड़ने के बाद भी आपके पास कंप्लीट मीनिंग मौजूद नहीं होती। यूजुअली हम जो चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे फ्रेसेस में वो होगी इसम के दरमियान, कि अगर आपके पास 2 या 3 इसम मौजूद हैं तो उनको जोड़ने से, मुख्तलिफ तरीके से जोड़ने से मुख्तलिफ मायने पैदा होंगे, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मुरक्कबात जो है ये बेसिकली 17-18 के करीब हैं, एक किताब में 12 के करीब डिफाइन हुए। हम सारे के सारे नहीं पढ़ेंगे, हम इंशाल्लाह इसमें से जो 5 हैं जो कि हमारे लिए 4% लैंग्वेज जो हमने एक्वायर करनी है ना, उसमें से 5 फ्रेसेस हैं जो हमारे लिए काम की हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन्हीं को डिस्कस करते हुए, फ्रेसेस को डिस्कस करते हुए आप इसम के हवाले से बहुत सी नई मालूमात हासिल होंगी आपको, और फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एक प्रेजेंटेशन जो है इसम पे भी दे के तमाम चीज़ें वाइंड अप कर दूँ इसम के हवाले से। तो हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन डिपेंड करता है हम किस पेज पे जाते हैं। तो बैक टू द डिस्कशन फ्रेसेस के हवाले से, तो बेसिकली हम जो फ्रेसेस 5 फ्रेसेस पढ़ेंगे उसमें इसम के दरमियान जो कनेक्शन है, 2 या 2 से ज़्यादा इसम जो है वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगे उसके हवाले से हम जो है पढ़ेंगे, या इसम किसी फेल के साथ कैसे ज्वाइन होगा तो उसके लिए क्या कैटेगरी आती है, या इसम जो है वो हर्फ के साथ कैसे जुड़ेगा तो वो क्या कैटेगरी आती है। तो ये सारा डिस्कशन जो फ्रेसेस के लिए है ना, ये इसम के अराउंड जो है ना ये सर्कुलेट करता रहेगा, रिवॉल्व होता रहेगा। इसमें मेन चीज़ जो है वो इसम ही है फ्रेसेस के अंदर। इसकी एक मिसाल हम देखते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे जो है जुमला लिखा हुआ है, मुरक्कब लिखा हुआ है वलदुन तवील, वलदुन तवील, ठीक है, वलदुन तवील लिखा है, जिसका मतलब है लंबा लड़का, टॉल बॉय। तो अब इस ये 2 इसम है, वलद एक इसम है, तवील एक इसम है। इन 2 इसम को आप जोड़ रहे हैं तो आपको एक डिस्क्रिप्टिव मीनिंग मिल रही है, जो उस लड़के के हवाले से आपने उसकी एक सिफ्त बयान की है कि वो लड़का लंबा है। आपने ये नहीं, आपने कहा लंबा लड़का, लंबा लड़का, वलदुन तवील। तो इसकी ट्रांसलेशन आपको यही बता रही है कि लंबा लड़का। अब आगे आपके पास एक तशनगी रह गई है कि लंबा लड़का क्या, वो कुछ कर रहा है या उसके मुतालिक क्या बात है लंबे लड़के के मुतालिक। तो लंबा होना सिर्फ उसकी सिफ्त है, और वो लड़का है तो आपने कहा लंबा लड़का। तो यहाँ पे जब आप पॉज लेंगे लंबा लड़का के बाद, तो आपको एक कंप्लीट मीनिंग ट्रांसफर नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक मुरक्कब है जो कि इनकम्प्लीट है, इसको इसलिए मुरक्कब नाकिस के अंदर लेते हैं। लेकिन इस मुरक्कब में जिस तरकीब के अंदर ये जुड़े हुए हैं, ये वला दुन लिखा हुआ है, तवी नुन लिखा हुआ है, तो इनको ज्वाइन करने से आपके पास एक मीनिंग आ रही है जो कि डिस्क्रिप्शन की है, ठीक है, जिसमें आप उस बंदे के हवाले से उसकी सिफ्त को बयान कर रहे हैं, ठीक है, उसकी सिफात का जिक्र आया इसमें। तो ऐसे मुरक्कबात को हम कहते हैं मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी, जिसमें आप एक इसम दूसरे इसम के हवाले से उसकी सिफ्त का बयान दे रहा है। ऐसे मुरक्कब को कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी के अंदर 2 इसम मिलके जो है आपको वो वजाहत दे रहे होते हैं। तो जो पहला इसम होता है उसको कहते हैं मौसूफ। स्टिल स्टिल जो है ये मुरक्कब नाकिस में ही आ रहे हैं। ये मुरक्कब नाकिस है। हम आज हम फ्रेसेस ही पढ़ेंगे, तो हम ये मुरक्कब नाकिस।
तो इसको हम बोलते हैं मौसूफ सिफा। उर्दू में बोलेंगे तो मौसूफ सिफ्त बोल देंगे इसको। गोल ता की जगह जो प्लेन ता होती है ना, तेज होती है हमारी, वो आ जाती है। बेसिकली ये दो इसम को एक ख़ास तरकीब में ज्वाइन कर रहे हैं। वो तरकीब क्या है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मुरक्कब तौसीफ़ी क्या है कि एक इसम दूसरे इसम की सिफ्त बयान करे। तो वलद जो है ये एक इसम था जो कि एक नाउन था। तवीलुन उसकी सिफ्त थी जो कि एडजेक्टिव थी। तो नाउन एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन से आपको जो है एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी, और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव फ्रेज। जिसमें किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया जाए, डिस्क्रिप्टिव फ्रेज कहलाएगी। इसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, ये कैसे पता चलेगी, ये कब नज़र आएगी हमें, ठीक है। उसके लिए हम जो है कुछ चीज़ें देखते हैं। बेसिकली मौसूफ सिफा की कंस्ट्रक्शन में दो इसम उस वक्त ज्वाइन होंगे जब उनमें चार चीज़ों में मुताबिकत होगी। उनके अंदर चार चीज़ें जो है, चार चीज़ों में कॉरेस्पॉन्डेंस मिलेगी, ठीक है। चार चीज़ों में कॉरेस्पॉन्डेंस मिलेगी तब ही उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे मौसूफ सिफा स्ट्रक्चर या डिस्क्रिप्टिव लेवल फ्रेज, ठीक है। वो चार चीज़ें क्या हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो जेंडर उनका, कि अगर दो इसम जो है जिसमें पहला इसम जिसको हमने नाउन कहा था, ठीक है, ऐसा अगर हमने यूज किया था वलदुन, तो ये इसम है वलदुन, बॉय को बोलते हैं ना, तो ये जेंडर इसका मेल है। तो इसके आगे जो इसकी सिफ्त आएगी ना वो भी आपके पास मेल आनी चाहिए। अगर ये हमारे पास कोई लड़की होती तो लड़की के लिए हमारे पास क्या इसम यूज होता है, बिंतुन, ठीक है। हम उसे कह सकते थे बिंतुन और तवीलुन। तो तवील की जगह अब क्या होता है, यहाँ पे सिफ्त के अंदर ये होता है कि आप गोलता ऐड कर देते हैं। तवीलुन से तवीलतुन बन जाएगा। तो ये जो गोलता है ना, ये ता ऑफ फ्यूमिनिटी कहते हैं इसे, ताय तानीस भी बोलते हैं इसको, ताय मोनिसा ताय तानीस, आप फेमिनिटी का ता बोल सकते हैं। तो राउंड ता जो है इसको बोलते हैं हम कि ये हमारे पास फेमिनिन की निशानी। तो यहाँ पे क्योंकि नाउन जो था वो फीमेल आया था बिंतुन, तो उसकी सिफ्त भी हमारे पास फीमेल आएगी। तो पहली चीज की कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है कि जेंडर, जो जेंडर पहले इसम का होगा वही जेंडर दूसरे इसम, ठीक है। पहला इसम के जो जेंडर है सेकंड इसम का भी वही जेंडर होगा। दूसरी चीज प्लूरैलिटी के हवाले से, अच्छा अभी जो मैं चीज़ें आपको यहाँ बताऊंगा जेंडर प्लूरैलिटी, ये चीज़ें हम इसम के हवाले से डेवलप करेंगे कि प्लूरल इसम कैसे पता चलेंगे, आपको जेंडर कैसे पता चलेंगे। फिलहाल हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं फ्रेसिस का, तो उसमें बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसम के अंदर ये जो चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो दूसरी चीज़ जिसमें इन दोनों को कॉरेस्पॉन्ड करना है वो है इसकी प्लूरैलिटी। अभी वलादुन तवीलुन का मतलब था टॉल बॉयज, ठीक है। अगर ये दो लड़के होते तो हम इसे कहते वलदानी तवीलानी, वलदानी तवीलानी। इसमें जो आनी है ना, ये बेसिकली इसकी आइडेंटिफिकेशन थी कि ये दो लोगों के मुतालिक बात हो रही है, ठीक है। तो जब ये आनी इधर आया है तो तवील के साथ भी यहाँ पे ये आनी आया है, और ये मेल है तो तवील के साथ भी ये मेल आया, तवीलानी। अगर ये वलद की जगह जो है वो लड़की होती, बिंत होती, तो बिंत के लिए जो है वो अलग फॉर्मेशन है,
इंशाल्लाह जब हम प्लूरलिटी को डिस्कस करेंगे तो उसमें मेल फीमेल के हवाले से दोनों चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो सिर्फ अभी मौसूफ सिफा स्ट्रक्चर में दो चीज़ें हमने देखी, जो चीज़ें हमने देखनी है वो ये देखना है कि दो इसम है, उनको किस तरीके से कंबाइन करें कि हमें पास मौसूफ सिफा स्ट्रक्चर है। तो हमने इसमें पढ़ा कि इसमें चार बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। पहली चीज़ उसका जेंडर है, ठीक है। दूसरी चीज़ उसका प्लूरलिटी देखनी है हमें, कि अगर पहला नाउन जो है वो आपके पास सिंगुलर है तो उसकी सिफ्त भी सिंगुलर आएगी। अगर नाउन जो है वो प्लूरल है तो उसकी सिफ्त भी प्लूरल आएगी। अगर नाउन आपका डुअल है तो उसकी सिफ्त भी डुअल आएगी। फेल से याद करने आपके पास क्या क्या चीज़ें होती है, सिंगुलर डुअल प्लूरल होते हैं ना, तो इसम में भी इसी तरह आपको मिलेंगी सिंगुलर डुअल प्लूरल। तो दोनों लेवल पे कॉरस्पॉन्डेंस ज़रूरी है। थर्ड चीज़ है इसकी डेफिनेट इनडेफिनेट वैल्यू, कि अगर आपका नाउन डेफिनेट है तो उसकी एडजेक्टिव भी डेफिनेट के तौर पे आएगी। जैसे यहाँ पे हमने वलादुन लिखा था तो कोई एक लड़का था ना, टॉल बॉय, इसकी ट्रांसलेशन है वलादुन तवीलुन की टॉल बॉय। कोई भी टॉल बॉय हो सकता है, लेकिन अगर मैं उसको डेफिनेट कर दूं तो मैं उसके आगे अल लगा दूंगा, अलिफ लाम अल। जैसे बुक होती है उसको हम किताब बोलते हैं ना, किताबुन, लेकिन दी बुक बोलते हैं तो बोलते हैं अल किताब। तो यहाँ पे अल वलदू, तो तवील जो सिफ्त है ना तवील उसके साथ भी अलिफ लाम लगे और ये बन जाएगी अतवील, अल वलदू अतवीलू। अगर ये प्लूरल में देखेंगे तो अल वलदानी अतवीलानी। तो ये तीसरी चीज आपके सामने होनी चाहिए, डेफिनेट इनडेफिनेट वैल्यू, कि इसमें भी इसको कॉरेस्पॉन्ड करना है। और चौथी चीज है इसकी ग्रामेटिकल स्टेट। ग्रामेटिकल स्टेट के हवाले से हमने चीजें पढ़ी थी, रफा नस्ब और जर। जो पिछले लेक्चर हमने पढ़े थे उसमें हमने जिक्र किया था कि रफा नस्ब और जर जो है ये इसम की तीन अराबी हालतें होती हैं। ये अराबी हालतें डिपेंड करती हैं कि वो स्ट्रक्चर में कैसे यूज हुआ, ठीक है। तो उसके हवाले से मैंने आपको एक एनालॉजी दी थी ह्यूमन स्टेट्स की, कि ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग जो है डिफरेंट स्टेट्स में आते हैं बीइंग इमोशनल, कि हम किस इमोशनल स्टेट से गुजरते हैं। हम हैप्पी भी होते हैं, हम खुश भी होते हैं, हम सैड हो जाते हैं, ठीक है। हम कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। तो मुख्तलिफ हमारी जो है कैफियत जो है हम उससे गुजरते हैं। उसकी बेस पे मैंने आपको ये ह्यूमन एनालॉजी एक दी थी जिससे आप रिलेट करें। सेम वे अराब जो है सॉरी नाउन्स जो है वो भी डिफरेंट ग्रामेटिकल स्टेट से गुजरते हैं, डिफरेंट अराबी हालतों से गुजरते हैं। तो मौसूफ सिर्फ स्ट्रक्चर में दोनों नाउन की जो ग्रामेटिकल स्टेट है वो सेम होगी, तभी वो मौसूफ सिर्फ स्ट्रक्चर में शुमार होंगे। तो ये चार चेक्स आप लोगों को करने हैं। अगर ये चार चेक्स आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये दो इसम जो है ये मौसूफ सिफा स्ट्रक्चर में है, डिस्क्रिप्टिव लेवल प्लेस में। अराबी हालत क्या हो सकती है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखें वलदुन तवीलुन में आपके पास यहाँ पे दो दम्मा आ रहे हैं ना, तो इधर भी दो दम्मा होने चाहिए। यहाँ पे दो फतह या दो कसरा नहीं हो सकते। अगर ये वलदुन तवीलुन है, मैं दोबारा से इसमें यहाँ पे ड्रॉ करूंगा अराबी हालत को डिफाइन करने के लिए। तो अगर ये वलदुन तवीलुन है, अब इसमें देखें चारों चीजों को चेक करते हैं। पहली चीज क्या है, जेंडर। वलद जो है मेल है, तवीलुन क्या है, ये भी मेल है। इससे आसान एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ी, इसमें मुस्लिम को ले लेते हैं। मुस्लिमुन तवीलुन, मुस्लिमुन सालिहुन, मुस्लिमुन सालिहुन, नेक मुसलमान। तब इसमें देखें मुस्लिम जो है ये एक मर्द मुस्लिम है, ठीक है, उसके लिए ये चीज यूज हुई तो हमें इसका जेंडर पता चल गया। पहली चीज इसका जेंडर क्या है, मेल है। तो उसकी जो सिफ्त आई है सालिहुन वो भी
मेल आई है, तो पहला चेक हो गया जेंडर का। प्लूरैलिटी में हमने देखा मुस्लिम, एक मुसलमान की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसकी सिफ्त में भी बहसियत जो है वो सिंगल मुसलमान आया है। थर्ड चीज, इसमें डेफिनेट इंडेफिनेट वैल्यू देखी हमने, तो उसमें ना अल नहीं लगा हुआ, अल नहीं लगा हुआ और हमें तनवीन भी नजर आ रही है। ये नाउन की निशानी है कि अगर वो इनडेफिनेट होगा तो आपको ये डबल हरकत नजर आएगी, दो पेश, दो जेर, दो जबर नजर आते हैं ना, दो दम्मा, दो फतह, दो कसरा, इस तरह आपको नजर आएंगे। लेकिन जब इस पे अल दाखिल हो जाएगा ना, तो ये एक इसमें से गिर जाता है, उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में मुस्लिमुन सालिहुन में हमें यहाँ पे इनडेफिनेट नजर आ रहे हैं दोनों इसम। तीन चेक हो गए। और चौथी चीज इसकी ग्रामेटिकल स्टेट, तो ये हालत रफा में, तो ये भी हालत रफा में। हालत रफा नसब और जर के हवाले से मैंने चीजें बताई थी कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हालत रफा जो है वो पेश से जाहिर होती है, हालत नसब जो है वो जबर से जाहिर होगी, और हालत जर जो है वो जेर से जाहिर होगी। और मैंने उसमें फॉर्मूला बताया था, 85% टाइम ऐसा ही होता है। बाकी जो 15% जिनमें ये नहीं होता, हम उनको लर्न करेंगे और हमें चैप्टर हमारा एक क्लोज हो जाएगा। तो अभी हम इंशाल्लाह नाउन जब डिस्कस करेंगे तो हम उसमें इस चीज़ को डिटेल में डेवलप करेंगे और उस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि बस रफ़ा, नसब और जर, हालत रफ़ा जो है वो अक्सर जो है वो पेश से जाहिर होती है, नसब ज़बर से, और हालत जर जेर से जाहिर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास पेश, दो पेश आ रहे हैं, तो ये हालत रफ़ा है। और चार चीज़ें हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस हमने चेक कर ली। पहली चीज़, इसका जेंडर क्या था, दोनों मेल जेंडर में है। दूसरी चीज़, प्लूरैलिटी में दोनों सिंगुलर है। तीसरी चीज़, डेफिनेट इंडेफिनेट में दोनों इनडेफिनेट है। और चौथी, ग्रामेटिकल स्टेट, दोनों हालतें रफ़ा में है। अगर ये हालत नसब में होते तो क्या होता, मुस्लिमन सालिहन, और हालत जर में होते हैं तो मुस्लिमिन सालिहिन हो जाता। ठीक है, अभी मैं इसका जेंडर चेंज करता हूँ। तो अब मैं मुसलमान मर्द की बजाय मुसलमान औरत की बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ मुस्लिमातुन, गोल ता लगा दी। तो ये गोल ता जो है ना, ये किसी भी इसम को फीमेल बना देती है। ठीक है, गोल ता जो है ये किसी भी इसम को फीमेल बना देती है। तो अब यहाँ पे ये हो गया मुस्लिमातुन, तो इसकी सिफ्त क्या हो जाएगी, सालिहातुन। उधर भी गोल ता लगी और ये जो है इसको फेमिनिन बना देगा। तो इस ता को हम बोलते हैं ताए मरबूता। ताए मरबूता, इंशाल्लाह ये टर्म मैंने अभी आज डिस्कस किए, इसको फाइनल करेंगे जब हम नाउन को डिस्कस करेंगे। तो बस ये याद रखना है कि राउंड ता कहते हैं इसको, ताए मरबूता, गोल ता, राउंड ता। मैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज करता रहूंगा ताकि ये जहन नशीन हो जाए। तो ये राउंड ता जो है ये मोन्नस की ता है, ताए तानीस भी बोलते हैं, ताए मोन्नसा भी बोलते हैं। तो इसको देखते ही आपको फौरन होना चाहिए यार ये इसम जो है ना, ये फेमिनिन इसम है, ये मोन्नस है ये इसम। क्योंकि इसम के हवाले से आपको ये बातें ज़रूर मालूम होनी चाहिए। आपको उसका जेंडर पता होना चाहिए, आपको उसका प्लूरैलिटी का पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है। फिर हम डेफिनेट इंडेफिनेट वैल्यू ढूंढते हैं उसकी, और फिर ग्रामेटिकल स्टेट आइडेंटिफाई करते हैं। चार चीज़ें आपको हमेशा मालूम करनी होंगी इसम को देखकर। तो यहाँ पे मुस्लिमातुन सालिहातुन में इसका हमने जेंडर चेंज किया था, ये फीमेल हुआ, तो सालिहातुन भी फीमेल हो गया। सिंगुलर था तो सिंगुलर था, इंडेफिनेट इंडेफिनेट, और हालत रफ़ा में हालत रफ़ा में दोनों ही इसी तरह है। अगर यही मुस्लिम उनके आगे हम अल लगा दें, इनडेफिनेट से डेफिनेट बना दें, तो क्या होगा, अल मुस्लिमु। तो इसम के हवाले से अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें पता चल गई। एक तो इसम पे तनवीन दाखिल होती है, ठीक है, तनवीन आपको मिलेगी इसम पे। आपको फेल आपने 14 सीखे पढ़े, उसमें कहीं पे भी तनवीन नहीं थी, मतलब डबल हरकत नहीं थी ना। तनवीन है डबल हरकत, दो पेश, दो जबर, दो जेर। आपने फेल पढ़ा, फेल में आपको कहीं पे भी डबल हरकत नजर नहीं आई, और शुरू में कहीं पे अल भी नहीं लगा हुआ था। तो फेल में तो तनवीन आती ही नहीं। तनवीन खुसूसियत ही नाउन की लिए। तो आपको कुरान पाक में कोई भी जब लफ्ज नजर आएगा और तनवीन नजर आएगी, तो आप कह सकते हैं कि ये लफ्ज हमारे पास नाउन है, इसम के तौर पे यूज हुआ है। और अगर अल लगा होगा तो ये भी खुसूसियत उसकी।
लेकिन अल क्या करता है, तनवीन को गिरा देता है। या आप अल मुस्लिमुन नहीं पढ़ सकते, ये गिराना पड़ेगा, तो ये अल मुस्लिमू हो जाएगा। तो अल भी पहचान है नाउन की, ये नाउन को इनडेफिनेट से डेफिनेट में बंद कर देता है। किताबुन से अल किताबू, दी बुक, तो यहाँ पे दी मुस्लिम हो गया। तो जब ये अल में आएगा तो यहाँ पे सौले उनके साथ भी असौले हो जाएगा। तो अगर ये दोनों हालतें रफा में, ठीक है, तो रफा जो है वो दो पेश भी हो सकते हैं और सिंगल पेश भी हो सकता है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सिंगल पेश शायद रफा होता है, डबल पेश नहीं होता, नहीं, ये साइन है रफा का। तो ये डबल और सिंगुलर ये क्यों होते हैं, ये डेफिनेट इनडेफिनेट की वजह से होते हैं। लेकिन साइन जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये रफा की हालत की यही है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो अल मुस्लिमु अस्सॉलिहु, तो हमें यहाँ पे चारों चीजें हमें कंफर्म हो गई, इसका जेंडर, इसकी प्लूरैलिटी, इसकी डेफिनेट इंडेफिनेट वैल्यू और ग्रामेटिकल स्टेट। इन चारों चीजों में, ये चारों एस्पेक्ट्स में कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है। डिस्क्रिप्टिव फ्रेज में आप जो है वो ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हमेशा जो एडजेक्टिव होता है उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं और जो नाउन होता है उसको बाद में करते हैं। मतलब अगर हमारे पास वलदुन तवीलुन था तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट कर रहे थे, टॉल बॉय, ठीक है, टॉल बॉय, आपने टॉल बॉय, वलद जो था वो बाद में आता है और तवील जो है वो टॉल वो पहले होता है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट इस तरह की जाती है। उर्दू में भी आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे लंबा लड़का, लंबा लड़का। पहले उसमें भी, उर्दू में भी आपकी जो ट्रांसलेशन है वो एडजेक्टिव की पहले होती है, जिसको सिफ्त बोलते हैं ना। तो ये सिफ्त आप पहले ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसका नाउन आता है। टॉल बॉय, वलदुन सालिहुन या रजुलुन सालिहुन, एक आदमी, ठीक है। तो ये मौसूफ सिफा स्ट्रक्चर को हमने अभी डेवलप किया कि हम किस तरीके से इसके अंदर ये चीज़ें देखते हैं। तो ये मौसूफ सिफा स्ट्रक्चर में जहन नशीन कर लें चार चीज़ें, अगेन मैं जो है जस्ट रिपीट कर रहा हूँ समराइज करने के लिए। इट हैज़ टू कॉरस्पॉन्ड इन 4 एस्पेक्ट्स। If two isms are combined in such a way that they correspond in 4 aspects, then the phrase level is called descriptive or मौसूफ सिफा structure. What are those 4 things? First thing is they have to correspond in their gender. So if the noun is gender, the other ism has to be of same gender. If the noun is singular or dual or plural, the other noun which is describing it has to be singular, dual or plural respectively. The third thing is if the noun is definite, then the descriptive noun should be definite as well. If the noun is indefinite, then the descriptive noun should be indefinite. And the fourth thing is the grammatical state. They both have to correspond in the same grammatical state. If it is in Rafa, then they both should be in Rafa. If it is in Jar, then both should be in Jar. If it is in Nasab, then both should be in Nasab. So they both have to correspond in this way. If these 4 checks are present, then you can say definitely this is a Mawsuf structure. तो आज मैंने सेकंड स्ट्रक्चर भी पढ़ाना था, बट आई थिंक हम इस क्लास को ब्रेक करेंगे 2 क्लासेस में। आज थोड़ी सी मैं कोशिश करता हूँ कुरान पाक को खोलते हैं, उसके अंदर जो है ना इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो मुझे आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी ना एक्सरसाइज करते हैं आज। पहले हम देखते हैं इसम, फेल और हर्फ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपने माइक खोल लें।
अच्छा जी, तो मैं इसका मौखूफ से जो है वो दिखेंगी। अच्छा, हम जो भी कुरान पाक में एग्जाम्पल देखेंगे ना, हम अभी मीनिंग पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारा टॉपिक जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा अभी। जी, ये बताएं, ये अल गाशिया जो है ये क्या है? ये इसम है कि फेल है कि हर्फ है? अल गाशिया इसम इसम है जी। कैसे पता चला इसम है? अल से। अल से पता चला, वेरी गुड। अब इसका आपने जेंडर बताना है, इसका जेंडर क्या है? मेल है कि फीमेल है? फीमेल। फीमेल है, वेरी गुड। कैसे पता चला फीमेल है? ये जो आखिर में डबल नुक्ता थे जो लगाए हुए। गोलता बोले इसको नजर भाई, गोल था। गोलता बोले। एक प्लेन था और गोल एक था गोल था, राउंड था जी प्लेन था, तो ये गोलता है, तो ये इसकी निशानी है। ये जी कौन सी हालत में है? इसकी अराबी हालत क्या है? हालत जेर आ रहा है ना, जेर कौन सी होती है? कसरा कहते हैं ना हम इसको। हालत हाँ जर है, कसरा बिल्कुल। हालत जर है। हालत जार बिल्कुल। तो आपको जब तक अभी तक आपको पता नहीं है ना कि ये हालत जर जो है, मैंने कहा था वैसे कि ये कसरा से जाहिर होती है, लेकिन कभी कभी कसरा से जाहिर नहीं भी होती। कभी जितनी मालूमात और जितनी नॉलेज है ना आप लोगों के पास, उसकी बेस पे अपनी इसको टेस्ट करें, तो आप कह सकते हैं ठीक कि कसरा है तो हालत जर है। ठीक है, ठीक सही। ठीक। ये हदीस जो है, हदीस, ये आपको क्या डाउट हो रहा है इधर? ये क्या है? इसम है कि फेल है कि हर्फ है? ये फेल है। ये फेल आप कह रहे हैं, लेकिन ये असल में है इसम। इंशाल्लाह ये टॉपिक मैं अभी डेवलप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से हम जो है नहीं, हम इसको नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। इसको छोड़ दें, ये एक एक्सेप्शन आई है, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये भी इसम है। मैं भी वो आइडेंटिफिकेशन कराता हूँ जो ऑलरेडी हमने इसम के हवाले से चीज़ें पढ़ी है ना, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, वुजूहुन चेहरे को बोलते हैं। ये वुजू जो है ये क्या है? ये इसम है, फेल है कि हर्फ है? इसम है। कैसे पता चला इसम है? दो तनवीन तनवीन की वजह से। आखिरी लफ्ज के ऊपर ना तनवीन नजर आएगी आपको। तनवीन मतलब डबल हरकत। अच्छा, ये वुजू जो है ना, ये चेहरे की जमा है। ठीक है, तो हमें जेंडर के साथ हमें प्लूरैलिटी भी पता चल गई कि इसका प्लूरैलिटी लेवल क्या है। ये जमा है, ये वाहिद नहीं है, ये क्या कहते हैं, तस्निया नहीं है, ये जमा है, जमा। बहुत सारे चेहरे, वुजूह। अच्छा, तीसरी चीज बताएं, डेफिनेट है इंडेफिनेट है? इनडेफिनेट है, क्योंकि तनवीन इंडेफिनेट की निशानी है। और हालत क्या है इसकी? पेश है तो हालत जर में। नहीं, पेश है तो क्या होता है? हालत दम्मा बोलते हैं ना, दम्मा। हालत क्या है? दम्मा जब होता है कौन सी हालत होती है? हालत रफा होती है। हालत रफा जो है, हालत रफा जो है वो दम्मा से जाहिर होती है। सीक्वेंस में क्या होता है? रफा रफा, नसब, जर। रफा सब जर। नुमान भाई आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे इधर, खाशिअतुन में बताएंगे? तो ये इसम है। इसम है, वेरी गुड। अभी ये इसम कैसे पता चला? आपने वो चारों चीजें मुझे बतानी है। पहले तो ये जेंडर बताएं इसका। ये फीमेल जेंडर है क्योंकि ठीक इसके है, आखिर में गोल ते लगी हुई है। गोलता लगी और है। बिकॉज
आखिर में क्या कहते हैं उसको, दो चश्मे आ रहे हैं इस वजह से ये इसम है। ठीक है, तनवीन की वजह से इसम हो गया। अभी आप ये बता सकते हैं कि ये सिंगुलर है या ड्यूअल है या प्लूरल है? खाशियतुन, ये सिंगुलर। सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल को ना मैं इंशाल्लाह डेवलप करता हूँ तो ये और क्लियर होंगी चीज़ें। चौथी चीज़, इसकी अराबी हालत बताएं, ग्रामेटिकल स्टेट क्या है इसकी? तो मुझे अंदाजा नहीं है कि मैंने वो क्लास नहीं ली थी, मुझे ये हालत का अंदाजा नहीं हो रहा। ये हालत रफ़ा है बेसिकली। ये जो राउंड था है ना आपके पास, जी इसके ऊपर जो ये दो पेश जो आ रहे हैं ना, जी जी। यूजुअली तीन इसम की तीन हालतें हैं, ठीक है। इसम या तो कुछ कर रहा होगा या उसके साथ कुछ हो रहा होगा या उसके मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन हमें और मिल रही होगी कनेक्शन के साथ। तो इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक फेल था, दौराबा, उसने मारा, ठीक है। ये फेले माजी है ना, ही हिट, नंबर 1 जो सीखा था दौराबा। इसके आगे मैं अगर इसका फाइल लेकर आ जाऊं, किसने मारा भाई, वो कौन है, उसने मारा, वो उस कौन है, जैद, जैदुन। किसको मारा, हामिद को, हामिदन। तो अगर मैं ये साइन यहाँ पे ना लगाऊं ना, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मारने वाला कौन था और मार खाने वाला कौन था। तो ये जो साइन है ये हमें बेसिकली ये बताते हैं जुमले के अंदर या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कि वो एक्चुअल में किस हालत से गुजर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उस जुमले के अंदर। तो हमारे पास जो हालत रफ़ा होती है ना, वो हमेशा इससे जाहिर होती है, अक्सर होता है। ये हालत रफ़ा है और ये हालत नस्ब है। और हालत जर जो है वो हमारे पास दो कसरा या सिंगल कसरा से आती है। तो इस जुमले में हम कहते हैं, आपको याद रखना है कि इस जुमले में जैद जो है ना वो फाइल के तौर पे आया है। इस जुमले में जैद जो है वो फाइल के तौर पे यूज हुआ है, काम करने वाला। और हामिद जो है ये मफूल है कि जिसपे कोई काम हुआ है। तो फाइल हमेशा हालत रफ़ा में होता है, मफूल हमेशा हालत नसब में होता है। तो आपको ये जहन में जो है ना एनालॉजी बिठा लेनी चाहिए कि रफ़ा की एग्जाम्पल क्या है, फाइल, नसब की एग्जाम्पल मफूल। फाइल क्या होता है, आपके जहन में ये जुमला आ जाना चाहिए, दौराबा जैदुन हामिदन, जैद ने हामिद को मारा। अगर मैं ये तनवीन हटा के चेंज कर दूं, इनकी तनवीन क्रॉस कर दूं एक दूसरे के साथ, तो जुमला चेंज हो जाएगा। अब हामिद ने जैद को मारा होगा। तो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हालत रफ़ा जो है वो जो है आपके पास दम्मा से जाहिर होती है। अब वो दो दम्मा हो, एक दम्मा हो, वो हालत रफ़ा में होता है। तो ख्वाशियातुन जो है यहाँ पे आपको बता रहा है कि इसकी हालत रफ़ा है, क्योंकि इस पे ये दो दम्मा आ गए। तो लेक्चर को रेफर कर लें, बस मैंने थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया, अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। जी इंशाल्लाह। चलिए, ख्वाशियातुन, आमिलतुन नासिबतुन, जनाब अली। अब मुझे बताएं, ये एक इसम है, इसमें आपको क्या चीजें समझ में आ रही है? इसका जेंडर क्या है? जेंडर तो फीमेल है, आमिलतुन। ठीक है, जेंडर हो गया। प्लूरैलिटी बताएं इसकी, सिंगुलर है कि डुअल है कि प्लूरल है? ये तो प्लूरल लग रहा है मुझे। सिंगुलर है, सिंगुलर है। आपको नहीं पता सिंगुलर। ना, आप सिंगुलर बोलेंगे अभी, अच्छा। जब तक मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आनी आपको बताया था ना अभी, बला दानी में अलिफ नून, वो मैंने आपको बताया डुअल है। आपको अभी जितनी नॉलेज अभी है ना उसकी बेस पे बताया, ठीक है। ठीक। ये सिंगुलर है, आमिलातुन, ठीक है। आमिलतुन। जेंडर चेक हो गया, प्लूरलिटी चेक हो गई। डेफिनेट इंडेफिनेट वैल्यू बताएं इसकी, ये डेफिनेट है कि इंडेफिनेट है? ये इनडेफिनेट है। इंडेफिनेट है। अच्छा, उर्दू में क्या बोलते हैं डेफिनेट इंडेफिनेट को?
इसमें नकेरा और इसमें मारफा। हाँ तो ये नकेरा मारफा ना, ये अरबी में भी लोग यूज करते हैं। ठीक। अरबिक टर्म्स हैं ये, नकेरा मारफा। तो हम डेफिनेट इंडेफिनेट बोल रहे हैं अपनी जबान पे आसानी के लिए, ठीक है। ये ठीक। इंडेफिनेट है क्योंकि इस पे अल नहीं है और तनवीन भी नजर आ रही है, दोनों टेस्ट पास हो गए ना इसके। चौथी चीज, इसकी अराबी हालत क्या है? इसकी कौन सी हालत? ग्रामेटिकल स्टेट क्या है इसकी, जिसको अराबी ग- हालत बोलते हैं ना? रफा ग्रामेटिकल है। स्टेट हालत है, रफा है, नसब है कि जर है? आ, रफा रफा है। रफा। रफा है, हाँ रफा है। ये गोल, पेश ये पेश दो की पेश होती आ रहे हैं ना इस पे, हम्म। ये जो दो पेश आ रहे हैं ये वाले, ये हमें बता रहा है कि ये हालत है रफा में है। बिल्कुल। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या है, ये मोन्नस है। फिर क्या था, ये वाहिद है, सिंगुलर है। हम्म, तीसरी चीज क्या थी, ये नकिरा है, इंडेफिनिट है। चौथी चीज क्या है, रफा है। रफा। ठीक है, तो ये पहला इसम हो गया। इसके बाद वाला भी देख के बताएं, ये इसम है कि फेल है कि हर्फ है, क्या है ये? ये इमरान भाई बताएंगे। इमरान बता दें। नासिबा। ये इस्म है क्योंकि इसमें तनवीन जो है वही बता रही है हमको कि ये इस्म है। ठीक है, तनवीन बता रही है इसम। अब इसम की ये चार चीजें बताएं। जेंडर क्या है इसका? ये मोन्नस ही होगा क्योंकि आमिला मोन्नस आ चुका है। मोन्नस आ गया, ठीक है। और दूसरा ये भी वाहिद ही होगा क्योंकि वहाँ पे वाहिद आ चुका है। नहीं, वो आ चुका नहीं, उस थ्योरी नहीं लगानी कि वो अच्छा, पहले आ चुका है तो अभी इधर आएगा, नहीं। सही। ये वाहिद है, वाहिद है क्योंकि वो जो हमें जो वाहिदानी जितने, नहीं है और वो हाँ, सारी चीजें हमें जो जो अभी अभी हमने नॉलेज है सरसरी उस हिसाब, नॉलेज ली थी उसके हिसाब से ये सरफेस नॉलेज की बेस पे हम ये कह रहे हैं वाहिद वाहिद है। है। ठीक, तीसरा ये नकरा ही है क्योंकि अल नहीं आया इसके अंदर। ठीक है जी, नकरा डाल दिया इसमें। और और चौथी, ये तनवीन बता रही है कि ये रफा हालत रफा में। तनवीन नहीं बताती हालत रफा। तनवीन सिर्फ इसम का डेफिनेट इंडेफिनेट होना बताती है। यहाँ पे ये पेश लम्मा है, पेश है, पेश पेश बता रहा है कि हालत रफा है। तनवीन नहीं बताती हालत रफा, सही है। तनवीन डबल मूवमेंट को कहते हैं बेसिकली। तो भाई यहाँ पे तो ये देखें, जबरदस्त फ्रेस लेवल आपको मिल गया। मोन्नस मोन्नस, वाहिद वाहिद, नकरा नकरा, रफा रफा, दो इसम जो है ये चार कैटेगरीज में आपके कॉरिस्पॉन्ड कर गए। तो आप कह सकते हैं कि ये मौसूफ सिफ्त है। आप कह सकते हैं ना ये मौसूफ सिफ्त है, हाँ ये मौसूफ सिर्फ है क्योंकि ये दो क्योंकि हिस्से ये में दो इसम है और ये चार चीजों में कॉरिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आपको मौसूफ सिफा स्ट्रक्चर मिल गया। हम्म। तो पहला इसम क्या होता है, मौसूफ। मौसूफ कहते हैं ना भाई, उर्दू में भी तो कहते हैं मौसूफ ने ये कर दिया, मतलब आप किसी बंदे का जिक्र कर रहे होते हैं। तो ये नाउन है बेसिकली, इंग्लिश में हम कहेंगे नाउन, और ये सिफ्त है। ये भी नाम की कैटेगरी है। ये इसम की कैटेगरी में है, लेकिन इसको हम इंग्लिश में नाउन नहीं बोलते, ये एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। तो आमिलातुन नासिबातुन, तो नासिबा जो है वो थकने को कहते हैं, कि वो थकते जाते होंगे। आमिलातुन नासिबातुन, जो अमल करने वाले हैं वो थके हुए हैं, थके हुए अमल करने वाले। अब वो किस वजह से थके हुए हैं वो फिर आगे कुरान पाक की जो आयत है ना वो हमें डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे टेस्ट हो गया है मौसूफ सिफा का। ट्रांसलेशन पे बिल्कुल नहीं गए, मैं कहूँगा ये ट्रांसलेशन बिल्कुल जो है ना, इसको उन्होंने आसान उर्दू में करने के लिए इसको जुमले की फॉर्म में ट्रांसलेट कर दिया है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये फ्रेज, ठीक है, इसलिए मैं कहा था ट्रांसलेशन पे नहीं जाएंगे हम, अरबी के हवाले से। अरबी तो आमिल जो होता है वो क्या होता है, अमल करने वाला होता है ना, किसी काम का अमल करने वाला आमिल कहलाएगा। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये पैटर्न था फेल का, तो हम क्या करते, फाइल बना देते थे ना इसको। फाइल कहते हैं कि जो काम करता है। तो इसी तरह इस पे रूट लेटर देखें तो ये अमल है, तो ये इससे आमिल बन गया। अगर ये फाइल की फीमेल होगी तो फाइलातुन बनेगा। तो आमिल से क्या बन गया, आमिलातुन।
तो अमल करने वाले। अब यहाँ पे ये मोनस क्यों यूज हुआ है, ये एक अलग बहस है, ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये औरतों की बात हो रही है, नहीं, ये जमीउन नास की बात हो रही है। यहाँ पे मर्द औरतें सब शामिल हैं इसमें। ये मोनस क्यों आया है, ये इसकी अपनी एक अलग विजडम है, वो हम जब तफसीर या बलागा का भी इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया हम उसमें डिस्कस करेंगे इन चीज़ों। तो आमिलातुन ये इसम आया कि अमल करने वाले, नासिबातुन कैसे अमल करने वाले थे, थके हुए हैं वो, मतलब वो अमल कर करके थक गया है ना, तो वो ऐसे होंगे कि वो अमल कर करके, मतलब उनकी सिफ्त है कि वो अमल कर करके थक जाते हैं, कि शायद वो रातों में जागते हो, इबादतें करते हो, दिन में रोजे भी रखते हो, हलाल हलाल रिस्क कमाने के लिए सख्त मेहनत मुशक्कत भी करते हो, मतलब अपनी नेकियों के अंबार लेकर आएंगे अपने पीठ के ऊपर, बोझ लाद कर आएंगे। ऐसे अमल करने वाले के थके हुए होंगे, अमल कर करके थक गए वो। तो यहाँ पे ये मौसूफ सिफ्त का जो है मीनिंग हमें यहाँ पे मिल गई है इसके अंदर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जी। या बताएं जी, ये नारन क्या है, नारन इसम है, फेल है क्या हर्फ है? आग। इसम है। इसम है, वेरी गुड। अब इसम की 4 चीजें जो हमने पढ़ी हैं वो बता दें। पहला बताएं, जेंडर बताएं इसका, मेल है कि फीमेल है? ये मेल तो लग रहा है, लेकिन ये जाहिर तो नहीं हो रहा, उसकी इंडिकेशंस कोई नहीं है जी चलो ठीक है, आपने आंसर अच्छा दिया है, मैं बता देता हूँ ये फीमेल है, ठीक है। फीमेल कैसे है, इंशाल्लाह ये चीज़ हम डेवलप करें, अच्छा। ये थोड़ा इंतजार करें। अच्छा फीमेल हो गया, आप बताएं उसकी प्लूरैलिटी बताएं। प्लूरल है, मतलब हमारी उसके हिसाब से, इलम के हिसाब प्लूरल से। नहीं है, सिंगुलर सिंगुलर है, क्योंकि वो सिंगुलर है ये। हाँ, सिंगुलर, ठीक है, सॉरी। वाहिद बोलेंगे उसे। डेफिनेट इंडेफिनेट बताएं। इंडेफिनेट है ये। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट तो नकिरा बोल दिया हमने। नकरा। और अराबी हालत बता दें। रफा लग रहा है मुझे। नहीं, नसब। नसब। नसब, 2 जबर आ गए ना। यस यस। हामियातुन बता दें, ये तो नासिबातुन पे है ना। फीमेल है, फीमेल भी है, वाहिद भी है, नकरा भी है और नसब भी है। नसब इसकी वजह से पता चल रहा है ना। तो नारन हामिया, ठीक है। तो नार कहते हैं आग को, और हमीम जो है ना, मतलब वो जब खौलने के मायनों में भी यूज होता है, जला देने वाली ना, खौलती हुई जला देने वाली, उस आग की सिफ्त बयान हुई है यहाँ पे। ये मौसूफ सिफा स्ट्रक्चर की 4 जो टेस्ट हैं वो पास कर रहा है ना, मुअन्नस भी है, वाहिद भी है, नकरा भी है, नसब भी है, ये चारों चीजों में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, नारन और हामियतन। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा एक बड़ा डब्बा है, इसको हम कह सकते हैं कि ये कौन सा है, मौसूफ सिफा स्ट्रक्चर है। इसमें पहला इसम मौसूफ है, दूसरा सिफ्त है इसकी। तो इसको कह सकते हैं जला देने वाली आग। हामिया को पहले ट्रांसलेट करेंगे, जला देने वाली आग या झुलसा देने वाली आग, ठीक है। सिर्फ नारन हामियतन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। झुलसाने वाली आग, झुलसा देने वाली आग क्या कर रही होगी, झुलसा देने वाली आग तसला, मतलब वो आपको पका रही होगी जबरदस्त किस्म से, जला रही होगी वो। तो झुलसा देने वाली आग जला रही होगी। तो आग की सिफ्त बयान हुई है झुलसा देने वाली, नारन हामियतन, झुलसा देने वाली आग। सही।
मतलब बारबेक्यू वाली नहीं, सही जुलसा देने वाली। सही झुलसाने वाली है। हम्म, अच्छा, तर्जुमों में ना मैं एक आप लोगों को एक बताऊं, एक चीज जो हम कहते हैं ना तर्जुमे में अक्सर कि यार ये मतलब पूरी तरह कन्वे नहीं होता एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, जब तक कि आप लैंग्वेज की ओरिजिनल फॉर्म ना जो है उसको स्टडी करें। उसकी एक वजह यही होती है कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं ना तो हम उस जबान के स्ट्रक्चर के हिसाब से आसानी ढूंढ लेते हैं जिसमें ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो उर्दू में अगर हमें ट्रांसलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम बा मुहावरा तर्जुमा कर देते हैं। ये जो मेरे पास वक्त सॉफ्टवेयर खुला हुआ है ये मौलाना मौदूदी का जो है ना तर्जुमा किया हुआ है, तो उन्होंने जो है ना ये बा मुहावरा तर्जुमा किया था कुरान पाक का। इससे पहले भी और भी बहुत से उलमा ने इसको इसी तरह तर्जुमा किया है। तो आपको ना वहाँ पे आसानी के लिए कि बंदे का जब बंदा ट्रांसलेशन पढ़ रहा हो तो उसको आसानी से समझ में आ जाए, तो वो ट्रांसलेशन करते हैं आसान स्लूप के अंदर ना, तो उसमें वो फ्रेजेस जो होती है ना वो सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो हमें वो पता नहीं चलता उस वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये एक चीज़ का ख्याल रखना है, हम लैंग्वेज को जब पढ़ रहे हैं तो हम अभी ट्रांसलेशन को नीचे नहीं देखेंगे जिसने भी ट्रांसलेशन की है, हम अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे और हम टेस्ट करेंगे पहले उसको, ये नार और हामिया क्या है। ये तो भाई मौसूफ सिर्फ में अगर कॉरस्पॉन्ड हो रही है तो इसकी ट्रांसलेशन फिर क्या होनी चाहिए, तो आपने खुद अटेम्प्ट करनी है ट्रांसलेशन करने की, और उसमें अगर कोई चीज़ आपकी इसमें समझ में कमी आ रही है तो आप फिर पूछें जाके, मैं मौजूद हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई और जो इस हवाले से इल्म रखता है आप उससे जाके पूछें और मतलब को भी समझने की कोशिश करें और उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में समझें, तो आपको वाक़तन फ़र्क पता चलेगा कि जो अल्लाह ने अपना कलाम अरबी में नाजिल किया है इसके अंदर जो है वो क्या जो है ना मतलब इसकी सिफ़ात है। तो अक्सर ट्रांसलेशन करने वाले जो ट्रांसलेट करते हैं कुरान पाक को, वो अपने फ़हम और उस वक्त जिस तरीके से वो ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं उस हिसाब से कर देते हैं, तो कहीं कहीं जो है ना वो उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो मिस हो जाती है चीज़ों की, और कहीं कहीं जो है वो ट्रांसलेशन जैसे मैंने बताया कि अगर फ्रेज होता है तो वो उसको कंप्लीट सेंटेंस की फॉर्म में ट्रांसलेट कर देते हैं ताकि यूज़र को मुकम्मल मीनिंग कन्वे हो जाए। अच्छा, 5 मिनट और हैं, एक एग्जाम्पल और ले लें। चले एक और आ गई है, ऐनिन, ये क्या है, इसम है, फेल है कि हर्फ है? इसम। इसम है। अच्छा, इसम देखें, इसम की दो निशानियां मैंने बताई ना, एक तो आपको देखना है कि तनवीन का तो तनवीन, मकसद तो होता है। तनवीन बताइए, ठीक है। एक निशानी और ये होती है उससे पहले ना एक हर्फ मौजूद होगा, यह हर्फ है। आपको याद है मैंने आप लोगों को हर्फ पढ़ाए थे आमिल और गैर आमिल, तो आमिल में मैंने मिन आला इला इसकी मिसालें दी थी, शुरू के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, ये दूसरा लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस किया था। तो हर्फ को फॉलो कौन करता है, हमेशा इसम। मैंने उस वक्त भी एक रूलिंग ये बताई थी कि इसम से हर्फ के बाद हमेशा इसम आता है, हर्फ के बाद हमेशा इसम आता है। तो अब आपके पास 3 टेस्ट आ गए इसम को पहचानने के, तनवीन का टेस्ट आ गया, हल का टेस्ट आ गया और हर्फ का टेस्ट आ गया। इनमें से कोई एक टेस्ट आपको मिल जाएगा ना, आप कह सकते हैं ये इसम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा यहाँ तो मिन भी आ रहा है ना, तो हम मिन की बेस पे भी कह सकते हैं कि ये इसम है, ठीक है जी। चले अभी ऐनिन की बात कर लें, ये इसम है, ये मोन्नस है, ये मोन्नस है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये मोन्नस है और ये वाहिद है और ये नकरा भी हो गया तनवीन की वजह से, और ये हालत जर में, क्योंकि हर्फ ये जो हर्फ जो आमिल हैं जिनको हमने पढ़ा था, हमने कहा था ये हर्फे जर है, हर्फे जार है ना। तो हर्फे जार क्या करते हैं, अपने बाद में आने वाले इसम को हालत जर में ले जाते हैं और उसकी हालत जर इस तरह जाहिर होती है, दो जेर भी
तो हम लोग को बता रहे हैं। हाँ 2 ज़ेर, लेकिन उसकी वजह क्या है, ये जर में आया क्यों है, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई इसम हालत रफ़ा में होता है तो वो उसकी कोई वजह होगी ना। जैसे हमने दराबा ज़ैदुन हामिदन पढ़ा था, तो ज़ैदुन क्योंकि वहाँ फाइल के तौर पे यूज हुआ था तो इसलिए वो हालत रफ़ा में था। हामिदन जो था वो हालत नसब में क्यों था, क्योंकि वहाँ पे वो मफूल के तौर पे यूज हुआ था। तो यहाँ पे ऐनिन हालत जर में क्यों है, क्योंकि उससे पहले हुर्फ़े जर मौजूद है। तो ये याद रखना है, जब भी हर्फ़े जार आएगा उसके बाद आने वाला इसम मजरूर होता है, हालत जर में होता है, और इसको हम बोलते हैं जार मजरूर। हर्फ़े जार और उसके बाद वाला जो इसम है उसको मजरूर बोलते हैं। तो ये एक टाइप की फ्रेज होती है, जार मजरूर। ये उन 5 फ्रेसेस में से एक टाइप की फ्रेज है। आज आपने उसका पहला जो है टाइम देखा है कि आपने उसे आइडेंटिफाई किया है आज। तो इंशाल्लाह ये और आती रहेंगी और ये डेवलप होती रहेंगी। और उसकी 2 निशानियां हैं आपको देखनी है। आपको हर्फ जर मिलेगा, उसके बाद आपको इसम मिलेगा, और इसम जो है वो हालत जर में नजर आएगा, आपको मजरूर होगा। तो यहाँ पे इसके जो कसरा है वो हमें यही बता रहे हैं कि ये हालत जर में। आनियतुन को देख लें, आनियतुन भी जो है ये मुअन्नस है और ये वाहिद है और ये भी नकिरा है और हालत जर में। ऐन कहते हैं पानी को ना, चश्मे के पानी को बोलते हैं। और आनियतुन जो है ये मतलब बड़ी खतरनाक है, खौलता हुआ पानी है। आनियतुन का मतलब खौलना या खौलता हुआ। कैसा पानी है, खौलता हुआ। तो ये मौसूफ सिफ्त का स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐनिन आनियतिन। ये 4 चीजें कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं, दोनों इसम है, आप कह सकते हैं मौसूफ सिफा। मौसूफ सिफा की ट्रांसलेशन कैसे होती है, पहले सिफ्त को ट्रांसलेट करेंगे फिर मौसूफ को ट्रांसलेट करेंगे। आप कह सकते हैं ना खौलता हुआ पानी। तुस्का का मतलब है, ये तुस्का जो है ना ये आपका फेल मुजारे है। इसका मतलब है कि उनको पीने को दिया जाएगा, उसको पीने को दिया जाएगा या उनको पीने को दिया जाएगा। मिन से, किससे, खौलते हुए पानी से उनको पीने के लिए दिया जाएगा। तुस्का का मतलब है उनको पीने के लिए दिया जाएगा। क्या पीने के लिए दिया जाएगा, खौलते हुए पानी से, खौलते हुए पानी से, खौलते पानी से, खौलते हुए पानी से, कोई भी आपको ट्रांसलेशन फिट हो सकती है। तो ऐनिन पानी, आनियतुन खौलता, खौलता हुआ, खौलते हुए पानी से उनको दिया जाएगा। मतलब बॉइलिंग वाटर जो है ना, आप इसकी इंग्लिश में अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ये कर सकते हैं। वाटर भी कैसा है वो, ऐन, क्योंकि वाटर पानी के लिए माँ का लफ्ज भी यूज होता है ना। अरबों में ना ये बड़ी अच्छी चीज कह लें कि उन्होंने हर चीज के ना बहुत सारे नाम रखे हैं। जैसे आग है ना, आग के भी बहुत सारे नाम रखे हैं। घोड़े के बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको, जो जिन चीजों से उनको बहुत लगाव था ना उसके बहुत सारे नाम रखते। तो पानी के भी आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे इस तरह। माँ जो है वो आसमान से बरसता है ना, जब भी अल्लाह ताला जो है ना वो आसमान से बारिश के नाजिल होने का जिक्र करते हैं तो उसके लिए माँ का लफ्ज यूज करते हैं। और यहाँ पे चश्मे का पानी है तो ऐनिन यूज किया इसके लिए। तो अरबी जबान में जो है ना बड़ी फसाहत है इस मामले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज जो है वो मौसूफ सिफ्त स्ट्रक्चर को देखा और उसकी जो है एग्जाम्पल्स हमने कुरान पाक से भी आइडेंटिफाई की। ठीक है, इस हवाले से कोई सवाल है तो अभी पूछ लें। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐन जो है मुअन्नस में क्यों, ऐनिन मुअन्नस क्यों है। इंशाल्लाह इसके लिए हमें जो है ना एक क्लास और इंतज़ार करना पड़ेगा, जी क्योंकि मैं अभी इसम के हवाले से जो है ना आप लोगों को चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। मैं आपको ना बुक एक रेफर कर देता हूँ जो मैंने अपलोड भी की थी, जो हमारी रेफरेंस बुक है, लिसानुल कुरान।
मैंने अपलोड की भी है उधर स्लैक के अंदर, आप उसको देख सकते हैं वहाँ पे। उसके अंदर एक टॉपिक है मुनसरिफ अस्मा के नाम से ना, सॉरी मुनसरिफ अस्मा नहीं पढ़े आप, उसमें जिन्स के हवाले से पढ़े, मुज़क्कर और मुअन्नस। 19 नंबर, पेज नंबर 19 जो है ना, उसको आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना तकरीबन 20-25 मिनट लगा के ना इस टॉपिक को डेवलप करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसम के हवाले से। हम इसम को जो है बिल्कुल समझ लें, जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, हम तब उसको डिस्कस करा करेंगे और उस टॉपिक को डेवलप किया करेंगे। जैसे आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि यार ये आइनिन जो आया है ये मुअन्नस है, तो ये मुअन्नस कैसे है, तो ये मुअन्नस कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसकी कुछ कैटेगरीज हैं जो अरब ने हमें बताया, तो हम इंशाल्लाह इसको डेवलप करते हैं और इसको बिल्कुल जो है ना हम इसको नेल डाउन करेंगे कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, तो हमें पता होगा ये मुअन्नस है। दूसरी चीज़, डिक्शनरी भी पढ़ना हम जो है साथ साथ सीखेंगे, तो कुछ जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही होगी हम डिक्शनरी में भी देख के मालूम कर सकते हैं, तो उसमें कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन उस चीज़ की दी गई है। अच्छा, इसके अंदर कोई ऐसा है जिसके अंदर वोकैबुलरी तो बहरहाल हमको खुद बनानी है, सही है जी। तो कुछ ऐसा चीज हो कि जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द वर्ड ऐसे होते हैं ना, जैसे कि ये ज्यादा यूज हुए हैं, तो उसके वोकैबुलरी के हवाले से। या इस तरह तो मेरे जहन में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक PDF है, मेरे पास तो खैर वो उसकी बुक भी मौजूद है हार्ड कॉपी, लेकिन मैं PDF भी आपको शेयर करा दूंगा। ये एक किताब है कामूसुल अल्फाज अल कुरानुल करीम, ये अब्दुल्ला अब्बास अल नदवी जो हैं उन्होंने लिखी थी, वोकैबुलरी ऑफ द होली कुरान के नाम से ना। तो ये इंग्लिश अरबिक है, इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगा। इससे आप अभी इस्तेफादा इसलिए हासिल नहीं कर सकेंगे कि आपको अभी तक रूट लेटर आइडेंटिफाई करने में जो है ना, मतलब आप 100% श्योर नहीं होंगे। तो आप इसमें जब रूट लेटर आइडेंटिफाई करोगे, उस रूट लेटर के हवाले से कुरान पाक में जितने भी अल्फाज यूज हुए होंगे ना, वो उन्होंने इसमें मेंशन किए हैं। तो एक वे तो ये है अपनी वोकैबुलरी बनाने का। दूसरा ये है कि आप हम जैसे डिस्कस करते हैं क्लास में, कोई लफ्ज़ आएगा, ठीक है, तो हम उसकी बेस के ऊपर भी बात कर सकते हैं। मतलब मैं भी अभी आपको ऐन आनियतुन बता रहा हूँ, मेरे जहन में डायरेक्ट ऐन से मतलब नहीं आया था, लेकिन वो आनियतुन जो थी ना, उसने मुझे क्लिक किया, ये खोलता हुआ है कोई चीज़ ना। और फिर पानी जो है वो उसके फौरन मेरे जहन में आया, पानी के लिए ऐन का वर्ड भी यूज होता है, क्योंकि यूजुअली पानी के लिए माँ का वर्ड यूज़ करते हैं। तो मेरे जहन में आया कि नहीं, ये खोलते पानी की बात हो रही है। और फिर वो जहन में ये भी आ गया कि यार वो शायद चश्मे का ही पानी था। नीचे मैंने ट्रांसलेशन से भी थोड़ी सी हेल्प ले ली। तो ये चीज़ है ना, वोकैबुलरी ये वक्त के साथ डेवलप होगी और स्टडी के साथ डेवलप होगी। तो पर्पज़ ये है कि अब आप कुरान पाक पढ़ें ना, तब ऐसा ना हो कि आप जो है ना सफ़े के सफ़े पढ़ते रहें एक दिन के अंदर और आप मतलब कुछ भी ना समझें, आपकी वोकैबुलरी बिल्ड नहीं होगी। तो अब आपने पढ़ना है तदब्बुर के साथ कुरान को। आपने एक चैप्टर लेना है, बेशक एक दिन में आप जितना आपके पास जो टाइम होता है जिसमें आप पढ़ते हैं, आप शायद एक आयत ही पढ़े थे, लेकिन आपने गौर करना है और फिर नेक्स्ट डे आपने मूव होना है नेक्स्ट आयत पे, उस पर अटके नहीं रहना। तो अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो फ़ोन है आपके पास, कॉल करें मुझे, इंशाल्लाह हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे कि यार ये क्या मतलब है। छोटी सूरतों से शुरू करें, छोटी छोटी आयतें हैं उनको देखें। फिलहाल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अभी सिर्फ इसम, फेल और हर्फ जो है ना, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी उतनी नॉलेज नहीं आई है कि आप कम्प्लीटली इसको ट्रांसफॉर्म करें। तो सिर्फ इसम, फेल और हर्फ को आइडेंटिफाई करें और उसकी बेस पे अभी जो हमें मौसूफ सिफा का स्ट्रक्चर है इसको आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए मौसूफ सिफा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना है सूरतुल गाशिया, इसको देखें। सूरतुल गाशिया में आपको ये बहुत एग्जाम्पल मिलेंगी। अभी अगर मैं अगले पेज पे जाता हूँ, आनिया है, तो यहाँ पे
ला युस्मिनु वला युगनी मिन जुई, वुजूह यौमा इज़िन नाइमा, ठीक है, लिसाया रादिया, जन्नातिन आलिया। एक पीछे जाए, एक पीछे, यौमा इज़िन, ये बेन दो आए हैं और उसके आगे जो है वो पेश दो आ गए, तो ये मौसूफ सिर्फ नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये मौसूफ सिर्फ नहीं होंगे। लेकिन तो आप कह सकते हैं ना मौसूफ सिर्फ नहीं हो सकता, ये क्या है अभी हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही आप ये जन्नतिन आलियातिन देखते हैं तो आप इसको कह सकते हैं ना। तो आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ना रिपीटेडली नजर आएंगे, ठीक है। आइनुन जारियातुन, आइन अगेन वही चश्मे का पानी है, जारियातुन रवा होगा, मतलब जारी है, उर्दू में भी हम बोलते हैं ना जारी है, कंटिन्यूड, फ्लोइंग। सुरुरुम मरफूआतुन, तो अब आपको सिर्फ देख के भी पता चल रहा है कि जो पहले वाला इसम है ना, अगर आपको डेफिनेटली नहीं पता कि वो मुज़क्कर है मुअन्नस है, आपको उसकी सिफ्त बता रही है कि वो मुअन्नस है। सुरूर कहते हैं मसनदों को, तख्त को, या वो ऊंची जो सीटें होती हैं उनको कहते हैं। और मरफू कहते हैं ऊंची को, सुरूर कहते हैं बेसिकली किसी बैठने की चीज के ऊपर ना, सोफे कह लें, कुर्सियां जो है, कुर्सी के लिए तो वर्ड अलग मौजूद है, सोफा कह सकते हैं सुरूर, जैसे गाँव तक के लगे हुए होते हैं। मरफूआतुन ऊंचे, ऊंची जगहों पे, मतलब ऊंची मसनदें हैं, जिस तरह ऐसा ट्रांसलेट करा हुआ है। अकवाबु मौदूआतुन, ये भी आपको उन्हीं मीनिंग्स में मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इसको हम कहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड? मैं लिंक भेज दूंगा इसका, अपलोड भी कर सकते हैं हम स्लैक पे। वैसे वेबसाइट है quranurdu.com, ठीक है, उस पर जाएंगे, वहाँ पे आपको ये कुरान मजीद का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो ये स्टडी के लिए मेरे ख्याल से ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि वैसे आप कुरान पाक वैसे खोलेंगे तो भी देख सकते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग अब ज़्यादा टाइम अपना डिजिटल वर्ल्ड पे गुजारते हैं, तो उस हिसाब से ये चीज़ उसमें आसान है। तो कोशिश करें एक आयत को लें, इसम फेल हर्फ डिफाइन करें, फिर उसमें ढूंढें यार आपने जो भी पढ़ा है मौसूफ से स्ट्रक्चर मौजूद है कि नहीं। तो फिलहाल अभी गाशिया के अंदर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज की क्लास हम फिनिश करते हैं, इंशाल्लाह कल आप लोग से मुलाकात करते हैं और उसमें हम जो है सेकंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कल। आज हमने मौसूफ सिर्फ पढ़ा है, कल हम उसमें पढ़ेंगे मुजाफ मुजाफ इलैह। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इंशाल्लाह चाह रहा हूँ इसको हम डिटेल में जो है डिस्कस करें। मैंने आज का लेक्चर इसीलिए 2 हिस्सों में ब्रेक किया ताकि थोड़ा आपको ना मतलब कुरान के हवाले से प्रैक्टिकलिटी नजर आए उसके अंदर। तो इंशाल्लाह फिर आप सब लोगों से कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।